मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं, ऐसा सीएम साहब ने भी कई बार रैलियों में बोला, बीजेपी के नेता भी बोलते हैं। आप इस बात को मानते हैं कि वो पूरी तरह से ईमानदार हैं? आपको लगता है 250 करोड़ रुपया नगर निगम के खाते में से निकल जाए और मुख्यमंत्री को पता ना हो? फिर ऐसी ईमानदारी हमें नहीं चाहिए। 250 करोड़ रुपया खाते में से चला गया, 2017 की बात है। दुनिया भर का स्टाफ ले रखा है, पता नहीं कितने एडवाइजर लगा रखे हैं। एक एक एडवाइजर सरकार जनता के पैसे पे 5-5, 8-8 लाख रुपए का पड़ता है। गाड़ी दे रखी है, चंडीगढ़ में कोठी दे रखे हैं। ये क्या सिलवट्टे पे चटनी पीसेंगे सारे के सारे? जिसको 5 साल में ये ना पता लगे कि 250 करोड़ रुपए जनता के चले गए और वो निबग्ध बने बैठा है। FIR कब दर्ज कर रहा है? जब नीरज शर्मा ने कपड़े त्याग दिए, नीरज शर्मा ने जूते त्याग दिए। ये मुख्यमंत्री का फर्ज था। ये मुख्यमंत्री को 2017 में ये काम कर लेना चाहिए था। अब तक तो ये दोषियों को सजा मिल जानी चाहिए थी। जो आदमी जनता के पैसे को लूटे, उसकी खाल खींच सके, उसके ऊपर सख्ताई कर सके, हमें वो आदमी चाहिए। ये हमें फर्जी ईमानदारी का ढकोसला बिल्कुल नहीं चाहिए। और मेरे नीचे की सारी फौज लूट के खाई जा रही है। क्या करूंगा मैं उस ईमानदारी का? काम तो तुम्हारी फौज ने करना है। और हम गांधी जी की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, गॉडसे की में नहीं रखते। इल्जाम लगाना बहुत आसान काम है। हमारे यहाँ तो लूट शब्द तो अब छोटा पड़ गया, सिवाय डकैती के कुछ नहीं हो रहा। फरीदाबाद आए, भ्रष्टाचार का काल, मनोहर लाल का नारा दे दिया, जिसमें एक लाइन हमने भी जोड़ दी आगे, जो सदैव रखे भ्रष्टाचारियों का ख्याल। मेरे संज्ञान में ये है कि काम हुए नहीं थे, बिल पास हो गई, यही मामला है। बिल्कुल साहब, हमारे मामले में कई चीज़ें थी। इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा देश में। ये तो खा पी गए, लूट गए, इटली पैसा ले गए, अमेरिका ले गए, स्विट्जरलैंड ले गए। कपड़े तो अफसरों के उतरने चाहिए थे, उतारने फिर कांग्रेसियों को पड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN24 पर। क्या कोई विधायक करप्शन को लेकर, भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर अपने कपड़े त्याग सकता है? अगर वो कपड़े त्यागेगा तो फिर वो डालेगा क्या? ये सबसे बड़ा सवाल इस समय हरियाणा की राजनीति में है। और हरियाणा के एकमात्र और पहले विधायक जो हरियाणा की विधानसभा में कपड़े त्याग कर चले गए थे, क्योंकि उनके विधानसभा क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, नगर निगम में भ्रष्टाचार का मुद्दा है, वो बहुत ज़्यादा था और उसी को लेकर उन्होंने अपने कपड़े त्याग दिए। क्या कुछ पूरा मामला था, सबसे पहले जानेंगे आज करनाल पहुंचे फरीदाबाद NIT के कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा जी से। ये वही नीरज शर्मा है जिन्होंने करप्शन के खिलाफ आवाज़ को ना केवल बुलंद किया, बल्कि 200 से 250 करोड़ रुपए की करप्शन का जो मुद्दा है वो विधानसभा में भी उठाया। हमारे साथ नीरज शर्मा जी हैं जो करनाल पहुंचे हैं। शर्मा जी, सबसे पहले सवाल ये कि करप्शन के मुद्दों को लेकर आपने कपड़े त्याग दिए, इससे फ़ायदा क्या होने वाला है? नमस्कार। देखिए साहब, ये एक मेरा रोष है, ध्यानाकर्षण है। जहाँ तक फ़ायदा नुकसान की बात है, और कपड़े नहीं, मैं इतनी गर्मी में नंगे पैर भी चल रहा हूँ। मैं उस दिन ये भी संकल्प, जूते भी नहीं डालते? जूते भी नहीं डालता, चप्पल भी नहीं डालता। क्योंकि देखो भाई, 2.5 साल के अंदर हालात इतने ख़राब हो गए हमारे शहर के। आज 24 तारीख है, आज से 1 साल पहले एक सड़क है हार्डवेयर से प्याली रोड, कोई 1 किलोमीटर की सड़क है, 1 साल में नहीं बनी। अच्छा, आपके वहाँ भी करनाल जैसी स्थिति है? करनाल में तो मैं समझता हूँ ऐसी स्थितियाँ नहीं होंगी। मुख्यमंत्री जी का शहर है, स्मार्ट सिटी भी है करनाल, तो शायद यहाँ काफ़ी काम हो रहे हों। हमारे यहाँ तो लूट शब्द तो अब छोटा पड़ गया, सिवाय डकैती के कुछ नहीं हो रहा। और जब मैंने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई 2 साल में, कागज़ इकट्ठे करे, विजिलेंस में इंक्वायरी मार्क हुई, मैंने सिर्फ एक बात कही सरकार से। आप सबने देखा विधानसभा में, जी आप मुझे ये बताओ, आप करप्शन में एक चुईया को भी अंदर कब दोगे? बजाय टाइम देने के मंत्री जी घुमा फिरा के हमारे स्वर्गीय नेता राजीव जी के ऊपर कटाक्ष करने लगे कि जी इस देश के अंदर टाइम बाउंड नहीं कर सकता मैं। एक प्रधानमंत्री जी की हत्या हो गई और उसमें भी 10-10 साल लगे, मुझे भी पता है। ये कौन से मंत्री ने कहा जी आपको? ये कमल गुप्ता जी ने ऑन द हाउस कहा है विधानसभा। ULB मिनिस्टर है जो? ULB मिनिस्टर ने, 22 तारीख की बात है, 22 मार्च की। मैंने ये नहीं कहा कि सज़ा कब दिलाओगे, सज़ा देना कोर्ट का काम है, इतना हम समझते हैं। वी आर द लॉ मेकर्स। परंतु जब विजिलेंस ने जांच कर ली, डिपार्टमेंट की इंक्वायरी हो गई, भाजपा के ही महापौर हैं, मेयर की कमेटी की जांच हो गई, पार्षदों की कमेटी की जांच हो गई, सबने कागजों पे लिख दिया करप्शन हुआ है, करप्शन हुआ है, करप्शन हुआ है। क्या इंतज़ार कर रहे हो आप? पर्चे दर्ज करो और अंदर डालो उनको।
और सरकार काम कर रही है उनको बचाने का, हर तरीके से बचाने का। तो मैंने कहा ये ऐसे नहीं मानेंगे, क्योंकि देखो हम कोई गॉडसे की विचारधारा के व्यक्ति नहीं हैं, हम लोग गांधी जी की विचारधारा के व्यक्ति हैं। और शायद आज लोकतंत्र में गांधी जी की विचारधारा को लोग भूलते जा रहे हैं। इन्होंने ऐसा छदम प्रचार कर रखा है। तो मैंने उस दिन संकल्प लिया कि मैं इनके ना पैरों में जूते पहनूंगा ना कपड़े पहनूंगा, और मैं ये दावे के संग कह सकता हूँ ये देश गांधी जी की विचारधारा को हमेशा मानेगा, गॉडसे की विचारधारा नहीं चलेगी इस देश के अंदर। कारण 22 मार्च को मैंने कपड़े त्यागे, 2017 का मसला था, 5 साल से हाथ पे हाथ धरे बैठे थे भाई साहब ये। 24 को तो FIR दर्ज हो गई पहली, हालांकि उन्होंने करप्शन में नहीं करी, 166-67 में करी, ठेकेदार के खिलाफ करी, टेंडर इन्हांसमेंट की करी, PC एक्ट में नहीं की, PC एक्ट सबसे पीछे लगाया, मेन एक्यूज ठेकेदार बनाया। 2 दिन बाद मुख्यमंत्री ने DCSP की मीटिंग करी, उसके अंदर चाणक्य जी वाला सिद्धांत बताया कि चाणक्य जी कैसे 2 दिए रखते थे। फरीदाबाद आए, भ्रष्टाचार का काल, मनोहर लाल का नारा दे दिया, जिसमें एक लाइन हमने भी जोड़ दी आगे, जो सदैव रखे भ्रष्टाचारियों का ख्याल। कि ऐसा नहीं है कि ये मेरा त्याग बेकार जा रहा है, क्योंकि 7 साल से तो सरकार मान ही नहीं रही थी भ्रष्टाचार हुआ है। ये तो कहते हम तो ईमानदार हैं, हम तो ईमानदार हैं। अरे ईमानदार हो तो फिर ये कैसे हो गया काम, कहाँ गई तुम्हारी ईमानदारी? और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। उसके बाद इतना इस सरकार की मैं ज़रूर कहूँगा, कारगुजारी में नीयत साफ नहीं है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। इनकी नीयत क्या है, छोटी छोटी मछलियों को पकड़वा दो, बड़े मगरमच्छों को छोड़ दो। उसके बाद जो दूसरी FIR दर्ज हुई 13 नंबर, अभी 2 दिन पहले हुई, उसमें मैन एक्यूज DR भास्कर को बनाया। वो कौन है जी? वो चीफ इंजीनियर था हमारे यहाँ का, इस पूरे गेम का जो मास्टरमाइंड पता लगा। उसकी भी आपने इतने दिन तक FIR दर्ज करने का इंतज़ार किया, 17 का मसला था, और उसको गिरफ्तार नहीं किया। पहले वो छुट्टी दे के भाग गया, आज हालांकि उसका लुक ओवर नोटिस निकाल रखा है उन्होंने। जो एक होती है ना सख्ताई से कार्रवाई, हमें रामायण में लिखा है, विनय न मानी जल्दी जल जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। ये सरकार भ्रष्टाचारियों को भय नहीं दिखा रही है। यानी वो जो गर्दन काट दूंगा वाला फॉर्मूला है वो नहीं चल रहा। नहीं देखो, मैंने तो पहले कहा गांधी जी की औलाद है, गांधी जी की विचारधारा से गर्दन मत काटिए आप, कम से कम इतना तो डरो कि दूसरा आदमी ना करे। 200 से ज़्यादा वाउचर है, आपने 2017 से लेके 22 तक इंतजार किस बात का किया? और उसके बाद विजिलेंस भी जांच के नाम पे क्या कर रही है? जैसे पुलिस एक छोटे से केस में चोर को पकड़ लेती है ना, कि भाई तूने सोना चुरा लिया, कहाँ बेचा, आगे उस सुनारे के यहाँ जा, अच्छा उस सुनारे के यहाँ जाके बच्चा तूने उस सोने का क्या किया, उसके क्या। जांच में ये खेल कर रही है, जबकि होना क्या चाहिए, भ्रष्टाचार हुआ, पर्चे किनके खिलाफ दर्ज करे? एक जो SDO गुजर चुका, एक अफसर रिटायर हो गया, बाकी भाई साहब लिपिक चपड़ासी। एक इन्हांसमेंट ऑफ टेंडर की गड़बड़ में चपड़ासी का क्या योगदान होता है, मुझे ये बता दो आप। चपड़ासी का काम तो सिर्फ पानी पिलाने का और कागज इधर से उधर लाने का है। ये जो सरकार धोखा छलावा कर रही है, जबकि उसमें बड़ा क्लियर लिखा है 10 अगस्त 2017 को चीफ इंजीनियर ने वो फाइल पास करी, 11 अगस्त 2017 को नगर निगम कमिश्नर ने वो फाइल अप्रूव करी। आपको तो सीधा करप्शन है, ये छोटे छोटों को पकड़ने से बात नहीं बनेगी। मैंने तो 2 IAS अफसरों के नाम लिए, इस शर्त पे नाम लिए, मेरे झूठे हों आरोप, मैं विधानसभा छोड़ दूंगा। आप सीधा IAS को पकड़ के अंदर बिठाओ, 1 मिनट में देखो सारे के सारे कैसे तोते की तरह बोलेंगे और कैसे सरकार का पैसा वापस आएगा। मामला क्या था भी, जो मेरे संज्ञान में है, क्योंकि सरकार के संज्ञान में तो नहीं होता, मेरे संज्ञान में ये है कि काम हुए नहीं थे, बिल पास हो गई, यही मामला है। बिल्कुल साहब, हमारे मामले में कई चीज़ें थी। एक तो ये था कि 5-5 लाख के टेंडर 2-2 करोड़ के इन्हांस कर दिए, जो कि सरकार का कोई खाता नहीं है इस तरीके का। दूसरा 250 करोड़ के काम ऐसे थे कि जो मौके पे एक ईंट नहीं लगी, पेमेंट हो गई। अच्छा जी। उसके बाद डिपार्टमेंट की इंक्वायरी हुई, समय चलता रहा, रिकॉर्ड रूम पूरा का पूरा नगर निगम का जल गया। ये तो बैंकों में जाके पता किया, जल गया या जला दिया? जला ही दिया गया, जाहिर सी बात है, इससे पहले तो नहीं जलता जी। उसकी कोई जांच करके राजी नहीं हो रहा। और तीसरा, एक हमारे यहाँ प्राइवेट प्लॉट था, उस प्लॉट में किराएदार बैठे थे, उनको सरकारी ज़मीन पे बिठा दिया,
चौथा 100 करोड़ का टेंडर था, स्कोप भी बदल दिया, स्पेसिफिकेशन भी बदल दी, जो किसी भी कानून में तहत आप नहीं बदल सकते। इसके अलावा एक जांच चली 2015 में, 19 में तो FIR दर्ज हुई, 3 नंबर FIR। आज 2022 हो गया, बात करते करते आपकी हमारी 7 साल में 1 इंच नहीं चले ये लोग। सिर्फ इतना किया है, जो करप्ट अफसर थे उनको रिटायर करवा दिया बाइज्जत, और रिटायरमेंट के बाद भी उनको जॉब दे रहे। बाकी जो इतने करोड़ों की जनता में इनको कोई काबिल आदमी नहीं मिल रहा। तो ये सरकार भ्रष्टाचार के कंठ में डूबी पड़ी है, और आज पूरे हरियाणा की जनता इस भ्रष्टाचार रूपी राक्षस से परेशान है, त्रस्त है। और नीरज शर्मा इसी संकल्प पे निकला है कि इस भ्रष्टाचार रूपी दानव को मैं जनता की मदद से ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। कपड़े तो उतरने चाहिए थे भ्रष्टाचारियों के, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा आरोप है, यानी कि कांग्रेस के नेताओं पे। जी, इन्होंने तो 70 साल में लूट खाया, इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा देश में, ये तो खा पी गए, लूट गए, इटली पैसा ले गए, अमेरिका ले गए, स्विट्ज़रलैंड ले गए। कपड़े तो अफसरों के उतरने चाहिए थे, उतारने फिर कांग्रेसियों को पड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मैं आपको पहली बात कही, ये आज अंग्रेजों से भी बुरा राज है। और हम गांधी जी की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, गॉडसे की में नहीं रखते। इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान काम है। इल्ज़ाम के साथ साथ सबूत भी होने चाहिए, कागज़ भी होने चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से जहाँ तक आवाज़ जाए, मैं सबके माध्यम से कह चुका हूँ, मेरे पास कागज़ हैं सारे भ्रष्टाचार से रिलेटेड, और मैं कोई वकील भी नहीं करूँगा, खुद ही लड़ लेंगे। मुख्यमंत्री जी बैठ जाएं, पूरी कैबिनेट को बिठा लें। 250 IAS हैं हरियाणा के अंदर, तकरीबन 200 IPS हैं। अब तो विजिलेंस के अंदर CBI का स्टाफ भी आ गया है, 5 अफसर, 10 हमारे लोकसभा के सांसद हैं, 5 राज्यसभा के सांसद हैं, और जो बड़ी से बड़ी तोप लेके आनी है खट्टर जी को, वो बैठ जाए एक तरफ और नीरज शर्मा बैठ जाए अकेला एक तरफ। विधानसभा की तरह ये ना हो मुझे 2 मिनट चाहिए, मैं कागज प्रस्तुत करूंगा, ये सिद्ध कर दें मेरे कागज झूठे हैं, ये कह दें जी भ्रष्टाचार नहीं हुआ, ये कह दें पेमेंट गलत नहीं हुई, जितने मैंने पॉइंट उठाए हैं उनके मुझे कागजात दिखा दें, भाई साहब मैं विधानसभा छोड़ जाऊंगा या मनोहर लाल खट्टर जी अपनी कुर्सी छोड़ जाए। लेकिन CM साहब हों या प्रधानमंत्री जी हों, उन्होंने तो हमेशा ये बात कही है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। फिर भी आपको शक क्यों है उनके ऊपर कि भी वो खा भी रहे और खिला भी रहे? मैं उपल साहब एक बात बड़ी स्पष्ट बात बताऊं, मैं मुख्यमंत्री जी का OSD भी रहा हूँ, अच्छा जी, झारखंड के का। मेरे पास बिना कागज के मैं रैंडम बात कोई नहीं करता, हवा हवाई नहीं। आज जैसे सपोज आप मुझसे करनाल के भ्रष्टाचार की भी बात करें, मेरे पास एक भी कागज नहीं है, मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा उस पर कि भाई मैं नहीं कह सकता। ये मेरा असूल है। मैं विधानसभा में जितने मुद्दे लगाता हूँ, मुझे सरकार ने सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार दिया है। अच्छा जी, मेरे काम को देख के पुरस्कार दिया है, मेरी ईमानदारी को देख के। किस काम को देख के पुरस्कार दे? काम तो आपका मान ही नहीं रहे वो कोई कि आप कुछ करते हैं, फिर पुरस्कार कैसा? नहीं, काम तो भाई साहब मान रहे हैं ना। कौन विधायक आज बस में चलेगा? कौन विधायक ऐसा है जो MLA हॉस्टल का अपना फ्लैट छोड़ के 6 कमरे का 100 रुपये महीने का एक कमरे के अंदर रहेगा? कौन MLA नेता ऐसा है जो अपनी सिक्योरिटी सरेंडर कर देगा? मैंने तो लिखित में सरेंडर करी थी, अब तो मुझे ज़बरदस्ती दी है इन्होंने जब मेरे पे हमले हो गए। कौन MLA ऐसा है जो स्कूटी पे चंडीगढ़ में घूमेगा? कौन MLA ऐसा है जो स्पष्टता से अपनी बात रखे? ऐसा नहीं मैं सरकार का विरोध करता हूँ, कुछ काम अच्छे भी हैं। इसी सेशन में दुष्यंत चौटाला जी ने हमारे यहाँ 100 मीटर में रजिस्ट्री खोली, मैं अपने हाथ से मिठाई खिला के आया। 10 बार मैंने ऑन द हाउस मुख्यमंत्री जी की भी तारीफ करी है, ये तक भी कहा है कि मैं आपके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, परंतु भैया जहाँ बुरा होगा तो बुराई भी करेगा नीरज शर्मा। मैं अपनी स्पष्टवादिता के लिए बहुत मशहूर हूँ, बहुत जाना जाता हूँ। और जो एक विधायक का काम होता है, मैंने विधायक बनने के बाद मनोहर लाल जी हर मंगलवार विधायकों से मिलते हैं, हम भी जाते हैं, मेरे बाकी साथी नहीं जाते। आगे पीछे जाना चाहिए फिर नहीं मिलते, आगे पीछे की जरूरत ही नहीं, उन्होंने एक मंगलवार फिक्स कर रखा है सर कि ये 2 घंटे 1 घंटे विधायकों के लिए। तो एक आप जैसे साथी ने कहा कि नीरज जी आप क्या BJP में जाएंगे? मैंने कहा देखो जी, मनोहर लाल खट्टर जी कहते हैं मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री हूँ, सबका साथ सबका विकास। मनोहर लाल जी कहते हैं मैं भाजपा का मुख्यमंत्री हूँ, नीरज शर्मा ना पीट करके सोए। और मनोहर लाल जी कहें कि मैं 90 विधायकों का मुख्यमंत्री हूँ, 90 विधानसभाओं का मुख्यमंत्री है, जिसमें एक विधानसभा मेरी NIT 86 है,
जनता के कामों के लिए, मेरी विधानसभा के कामों के लिए। एक बार नहीं, मैंने कि मैं 10,000 बार जाऊंगा, घुटनों के बल भी जाऊंगा, क्योंकि मुझे लोगों के काम कराने हैं, अपनी जनता के प्रति मेरी जवाबदेही। तो ऐसा नहीं है कि मेरा काम सिर्फ बुराई करना है। अच्छा करोगे, अच्छी भी बात करेंगे। एक जो रचनात्मक विपक्ष का काम है वो करने में नीरज शर्मा पूर्णतः विश्वास रखता है। नीरज जी, मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं, ऐसा सीएम साहब ने भी कई बार रैलियों में बोला, बीजेपी के नेता भी बोलते हैं। आप इस बात को मानते हैं कि वो पूरी तरह से ईमानदार हैं? भाई साहब देखो, घूम के जवाब ना देना, ये बताना है या नहीं। नहीं, अब मैं ये भी नहीं कह सकता बेईमान है। और आपने शब्द लगाया पूरी तरह से ईमानदार। बाबू जी, वो रामराज तो अब चला गया। पूरी तरह से तो ईमानदार हो सकता है शायद मैं भी ना हूँ। ठीक है, कौन सी ईमानदारी की बात कर रहे हैं आप? नहीं, पूरी तरीके से ईमानदारी तो ये होती है कि जो हमारे चाणक्य जी के समय थी, कि जो 2 लैंप लगा के रहते थे, कि आप उनके मित्र हैं, मिलने आए हैं तो वो अपने तेल से बात करेंगे, और अगर जो सरकारी काम कर रहे हैं तो सरकारी तेल से काम करेंगे। ऐसी तो ईमानदारी अब हमारे देश में नहीं रही। मैं बड़े दुख के साथ वैसे ईमानदार हैं, इस बात को छोड़ दें तो? इस बात को छोड़ दें, मोटी सी बात कर लेते हैं। जैसे पुराने जो मुख्यमंत्री थे उनके पास करप्शन के आरोप लगते थे, तो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जी जो खुद हैं वो करप्शन करते हैं या नहीं? देखिए साहब, मैं एक बात बताऊं आपको, ये 250 करोड़ का मामला है। डिपार्टमेंट की जांच हो गई, विधानसभा की कमेटी में मसला आ गया, विधानसभा में आ गया, 2022 आ गया। मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री सचिवालय हो, आपको लगता है 250 करोड़ रुपया नगर निगम के खाते में से निकल जाए और मुख्यमंत्री को पता ना हो? फिर ऐसी ईमानदारी हमें नहीं चाहिए। अगर जो मुख्यमंत्री ईमानदार के साथ बिल्कुल अनिभज्ञ हो तो ऐसी ईमानदारी मुझे नहीं चाहिए नीरज शर्मा को अपने इलाके की जनता के लिए। फिर तो मान ले बेईमानी ठीक है, कम से कम आदमी को जानकारी तो। 250 करोड़ रुपया खाते में से चला गया, 2017 की बात है। दुनिया भर का स्टाफ ले रखा है, पता नहीं कितने एडवाइजर लगा रखे हैं। एक एडवाइजर सरकार जनता के पैसे पे 5-5, 8-8 लाख रुपए का पड़ता है। गाड़ी दे रखी है, चंडीगढ़ में कोठी दे रखे हैं। ये क्या सिलवट्टे पे चटनी पीसेंगे सारे के सारे? 10-10 अफसर बिठा रखे हैं, पूरी मुख्यमंत्री सचिवालय है, सीआईडी की पूरी फौज खड़ी कर रखी है। किसने खड़ी कर रखी है? कि मुख्यमंत्री के आगे पीछे इसकी शानो शौकत में चलो। हमें ऐसा ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जिसको 5 साल में ये ना पता लगे कि 250 करोड़ रुपए जनता के चले गए और वो निभज्ञ बने बैठा है। एफआईआर कब दर्ज कर रहा है? जब नीरज शर्मा ने कपड़े त्याग दिए, नीरज शर्मा ने जूते त्याग दिए। ये मुख्यमंत्री का फर्ज था। ये मुख्यमंत्री को 2017 में ये काम कर लेना चाहिए था। अब तक तो ये दोषियों को सजा मिल जानी चाहिए थी, इनकी बक्कल उतार देनी चाहिए थी। हमें ऐसा ईमानदारी बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें तो समझदारी चाहिए कि जो व्यक्ति सीट पे बैठा हो, समझदार हो, जनता के पैसे का 1-1 रुपए का हिसाब ले सके, जो आदमी जनता के पैसे को लूटे उसकी खाल खींच सके, उसके ऊपर सख्ताई कर सके, हमें वो आदमी चाहिए। ये हमें फर्जी ईमानदारी का ढकोसला बिल्कुल नहीं चाहिए। ईमानदारी के नाम पे तो गुस्सा ही हो गया, बीपी एकदम बढ़ा लिया। क्या बात? नहीं, बीपी नहीं बढ़ा लिया, मैं तो सच्ची बात बता रहा हूँ। मैं दिल से बात बोलता हूँ, जो बोलता हूँ। मैं क्या करूँगा ऐसी ईमानदारी का? मैं भाई साहब ईमानदार हूँ अकेला, और मेरे नीचे की सारी फौज लूट के खाई जा रही है। क्या करूँगा मैं उस ईमानदारी का? काम तो तुम्हारी फौज ने करना है, तुमने किया क्या? और मैं मुख्यमंत्री जी का ओएसडी रहा हूँ। मैं एक बात बता दूँ आपको, मैं फिर कह रहा हूँ, घटना होने से कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस के राज में भी काम हुए हैं, भ्रष्टाचार भी हुए हैं, पर एग्जाम्पल हैं, मुख्यमंत्री अंदर जाते थे, केंद्रीय मंत्री अंदर जाते थे, सांसद विधायक तक अंदर जाते थे। यहाँ तो भाई साहब एक संकल्प ले रखा है। अब एचपीएससी का घोटाले की आप बात कर लो या कोई भी कर लो, आपको लगता है किसी केस में बड़ी मछली पे हाथ पहुंच रहा है? या आपके करनाल का ही जो मुद्दा चल रहा है, जिसके मेरे पास पूरे कागज नहीं आ रहे, विधानसभा में हमारे गोगी भाई ने आवाज़ उठाया, यार मुख्यमंत्री की खुद की विधानसभा, इसका मतलब मुख्यमंत्री का जनता से बिल्कुल भी पीआर नहीं है। जिस डीटीपी ने इतने हजारों लोगों से रिश्वत ली है ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के नाम पे, तहसीलों में सरेआम भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसा तो है नहीं सारी जमीनें फर्जी एनओसी काट दी, जो सारी जमीनें वो एनओसी कांग्रेसियों की होगी, एक आधे तो बीजेपी वाले ने भी रजिस्ट्री कराई होगी। 1.5 लाख रुपए देके।
1.5 लाख 2 लाख जो भी रेट होगा। या तो मुख्यमंत्री का कम्युनिकेशन गैप नहीं है जनता के प्रति, या मुख्यमंत्री और जनता के बीच में इतनी दीवार आ गई। भाई हो सकता है मुख्यमंत्री पूरे हरियाणा के लिए हो, करनाल की जनता के लिए तो विधायक पहले है ना, विधायक के रूप में करनाल की जनता ने चयन किया। वो करनाल की जनता आज इतनी पिस रही है, और मैं टैग लगा के चलूँ आई एम द हॉनेस्ट, आई एम द हॉनेस्ट, तो हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी इस केस में सिद्ध नहीं होती। हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी जब सिद्ध होती है कि हॉनेस्टी के साथ साथ आपको जानकारी भी हो, इन्फॉर्मेशन भी हो, क्योंकि कहते हैं इन्फॉर्मेशन इज पावर। आपके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, दो चीज़ें, या तो आपने गंधारी माँ की तरह आंखों पे पट्टी बांध रखी है, या आप तक वो चैनल ही नहीं है कि जनता का दुख दर्द आप तक पहुंच सके। और ये बात करते हैं रामराज की, रामराज क्या, ये तो रावण राज भी करने के लायक नहीं है। मैं राम कथा करता हूँ, और हमारी रामायण के अंदर 2 लाइनें लिखी हैं, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निरप अवश्य नरक अधिकारी। मुझे नहीं लगता करनाल की जनता ने जो रजिस्ट्रियों का पैसा दिया होगा खुशी खुशी दिया होगा। रिश्वत कोई खुशी खुशी देता ही नहीं है, रिश्वत तो आदमी मजबूरी में देता है कि जब उसका काम कहीं से नहीं हो रहा। क्यों बद्दुआ कमा रहे हो, क्यों नरक के भागी बन रहे हो? इस हरियाणा की जनता को खुशहाल रहने दो, सुखी रहने दो। आखिरी सवाल है सर, ये मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं, डायरेक्ट हो सकता है कि आपने कहा कि वैसे ईमानदार नहीं है, पैसों के मामले में हो सकता है ईमानदार हो, लेकिन घूम फिर के सवाल यही है कि फिर माल किसके लिए खींचा जा रहा है, कौन माल खींच रहा है, किसके पास पैसे जा रहे हैं? क्या सरकार इसीलिए बनी कि अफसर ही लाखों करोड़ रुपए कमा जाएं? बाबू जी मैं बुरा मत मानना, एक बात बताऊं आपको जी, रात तो कांग्रेस का भी था। हर पार्टी का मन करता है उसका बढ़िया दफ्तर हो, बढ़िया उसका सिस्टम हो। अब ईमानदारी की मतलब ये नहीं है कि साहब मैंने ये काम कर दिया और आप इसके बदले में मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो। यही बेईमानी नहीं है, बेईमानी ये भी है। देखो जी, हम वैसे तो कुछ लेते नहीं हैं, परंतु पानीपत के पास एक बहुत बढ़िया सेंटर बन रहा है, और इसमें गरीब बच्चे भी पढ़ेंगे, इसमें बौद्धिक विकास भी होगा, इसमें वैचारिक विकास भी होगा। आप एक काम करिए, अच्छा इसके अंदर ATG की सुविधा भी मिलेगी आपको, आपकी बहुत बड़ी कंपनी है, हमने CLU कर दिया। आप एक काम करो, इसके CSR फंड में से हमें आप 2 करोड़ दे दो। मेरी नज़र में ये ज़्यादा महाबेईमानी है, इससे तो बढ़िया नगद पैसे ले लो। और हमारे गोगी भाई ने तो बहुत बढ़िया विधानसभा में सुझाव दिया था कि भ्रष्टाचार तो आपसे ख़त्म हो नहीं रहा, इस भ्रष्टाचार को लीगलाइज कर दो। कम से कम CST और GST के नाम पे सरकार का रेवेन्यू तो बढ़ जाएगा, सरकार के पास इतना पैसा तो आ जाएगा, हरियाणा की जनता का कर्ज माफ़ हो जाएगा। भाई जब इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान बात है। आज भी आप देखो हमारा AICC का ऑफिस पुरानी बिल्डिंग में चल रहा है। भाई बीजेपी के राज में ऐसी कौन सी बात आ गई, ऐसी कौन सी जनता पागल हो गई जो इतना पैसा दे रही है? दिल्ली में 7 स्टार इनका ऑफिस खुल गया, होटल फेल हैं बड़े बड़े इनके आगे, हर जिले के अंदर ये कार्यालय खोल रहे हैं, हर जिले में दफ्तर खुल रहे हैं इनके। हमारा आज तक किराए पे चल रहा है, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? क्या आपने खुशी खुशी चंदा दिया इस काम के लिए जो करनाल में जिले का दफ्तर बन रहा है? दिया ही नहीं ना। ठीक है, आप एक करनाल में सर्वे करो, सर्वे करो, आपका काम है, आप भी हमारी तरह लोकतंत्र के स्तंभ हो कि भाई साहब ये कहाँ से बन रहा है, किन के पैसों से बन रहा है। अगर जो ये ईमानदारी के इतना ढोंग पीटते हैं, ठीक है, तो इतने ऑफिस कैसे बन जाते हैं इनके, इतने ऑफिस कैसे बन जाते हैं इनके? ये कहीं ना कहीं ये है कि ये सीधा भ्रष्टाचार नहीं कर रहे, हो सकता है ऐसे काम घुमा रहे हैं, वो तो और ज़्यादा खतरनाक है हमारे लिए। वे अपनी जेब में नहीं ले रहे, कह रहे उसकी जेब में डाल दो, फिर उसमें से ले लेंगे हम वापस। अच्छा, फिर उसमें से ले लेंगे, घुमा के ले लेंगे, डायरेक्ट नहीं लेंगे। अरे डायरेक्ट ही ले लो, कम से कम पैसे तो लोगे, जनता का कुछ तो भला होगा। और वैसे तो चाहे डायरेक्ट लो चाहे इनडायरेक्ट लो, दोनों ही काम गलत हैं। सरकार की नीयत और नियति ये होनी चाहिए कि मैं फिर कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार वो राक्षस है। जैसे अमीबा होता है ना, बचपन में हमने पढ़ा अमीबा कभी मरता नहीं है, ये भी वो अमीबा है। पर जहाँ आपको पता लगा, आप ऐसा तो एक्शन लो कि दोबारा उस घटना की पुनरावृत्ति ना हो। पर जब एक्शन आप ऐसा लेते हो ना कि ढुलमुल रवैया, पहले विजिलेंस का इतना खौफ था, किसी सरकारी मुलाजिम को ये पता लग जाए तेरी विजिलेंस इंक्वायरी चल रही है, उसी में उसको पसीने आ जाते थे। आज तो विजिलेंस भी लोगों ने क्या समझ लिया, ठीक है यार और 6 महीने जांच के नाम पे टप्पा जाएगा काम, और निकाल दो। हाँ, अच्छा होता क्या है, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। उसके अंदर
जो कंप्लेनेंट होता है वो भी थक जाता है कि बेचारा कुछ हो नहीं रहा। तो ये सब बात मैं कहना चाहता हूँ। आखिरी सर, पत्रकार तो आपको पता है सवाल पूछने से रुकता नहीं है, आखिरी सवाल करते भी एक दो और पूछ लेते हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, जितनी बातें आपने की, ये बातें आपने कहा कि मैं ऑन पेपर जो कुछ है उसके ऊपर बात कर रहा हूँ, पब्लिक कन्विंस नहीं होती। हाल ही में चुनाव हुए, सारे चुनाव कांग्रेस हार गई, पब्लिक को आप लोग कन्विंस नहीं कर पा रहे। ऐसा कौन सा टीका लगा दिया इन्होंने पब्लिक को कि पब्लिक आपसे कन्विंस नहीं होती? वो सब कुछ कर रहे हैं, करप्शन भी कर रहे हैं, आपके आरोप भी सच्चे हैं, अफसर भी बच रहे हैं, कार्रवाई भी नहीं हो रही, फिर भी वोट बीजेपी को जाता है। कहानी क्या है ये? देखिए, चुनाव कोई ऐसा अर्थमेटिक नहीं है कि जिसमें सदैव 2 और 2 4 ही होंगे। चुनाव एक इतिहास का पेपर समझ लो, आप जितना मर्जी अच्छा कर लो, मास्टर ने सफाई के नाम पे नंबर काट ही लेने हैं। 100 में से 100 इतिहास के पेपर में नहीं मिलते, मैथ के पेपर में ही मिलते हैं। चुनाव के अंदर हर स्टेट की अलग परिस्थिति होती है। अब जैसे मैं हरियाणा की बात करूं, इन्होंने झूठा नारा दिया 75 पार का, जनता आ गई बहकावे में। 75 पार का नारा नहीं होता, इनको जनता ने 2019 में घर बिठा दिया था। बैसाखी पे सरकार चला रहे हैं। बाकी आप 5 राज्यों की बात कर रहे हैं, यूपी में देखिए हमारी उपस्थिति नहीं थी। हाँ, उत्तराखंड में या पंजाब में हम लोगों को बहुत धक्का लगा है। उसके पीछे गोवा भी आप कह सकते हैं। उसके पीछे आप भ्रष्टाचार या इन सब की बातों को ना कह के कहीं ना कहीं आंतरिक तौर पे हमारी कुछ पार्टी का संगठन कहें या कुछ कहें, कुछ ऐसी चीज़ें रहीं जिसकी वजह से हमें इंटरनल नुकसान हुआ। पर अब कांग्रेस पार्टी इसके प्रति बड़ी सजग हो गई है और मुझे लगता है कि भविष्य में कांग्रेस पार्टी में ऐसी पुनर्वृत्ति भी नहीं होगी। और जनता को भी समझ में आ रहा है कि चुनाव के 15 दिन या 20 दिन ये लोग सिर्फ आदमी का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक आधी बार गलती से चढ़ती है। जितनी बार इनकी काठ की हांडी चढ़नी थी, बीजेपी की तो सर हर बार चढ़ रही है 2014 से। वैसा कभी तो अंत होगा, कभी तो अंत होगा। कितनी बार चढ़ेगी? आप भी मान रहे हो ना, काट की आंडी है कि बार बार चढ़ रही है, हो जाएगा अंत, उसका क्यों टेंशन ले लो। ये है विधायक नीरज शर्मा, कहते हैं कि काफ़ी खुले तौर पर बोलते हैं और आज बोला भी, सवाल भी खुले लिए, जवाब भी खुले दिए। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा? क्या कोई सवाल छूट गया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती, आगे 2023 में करनाल नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, 2024 में लोकसभा और हरियाणा के विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं। उस समय देखना होगा कि नीरज शर्मा या कांग्रेस की बातों से पब्लिक कितना कन्विंस होती है, या एक बार फिर से बटन दबाएंगे और वोट जाएगा बीजेपी को। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं इवेंट 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।